मंतव्यों के विरुद्ध, उनके बर्बर वैचारिक हमलों के विरुद्ध रचने होंगे स्वयं ग्रंथ। इसके बाद एक थोड़ी सी लंबी कविता फिर उसी तरह है, और इसमें नौकरी पर काला हांडी रोड जाके बैठे हुए, मुख्यालय से नियुक्ति पत्र लेकर दोस्तों की शहरी पोस्टिंग देखकर, सीनियरों से तथाकथित सहानुभूति के स्वर सुनकर निराश न होना कि तुम्हें इतनी दूर जाना है जंगलों में। जानो जानो कि जहां भी कोई सरकारी या गैर सरकारी दफ्तर है, कोई ना कोई आदमी जरूर है, दाल रोटी भात जरूर है, सोने के लिए बिस्तर बरकूना और बतियाने के लिए 2-4 जन जरूर हैं। यह उनकी सोच है तुम्हें देखने की, या उनकी सोच है तुम्हें देखने की। नियुक्ति स्थल तुम्हारी कठिन है, तुम्हें देखनी होगी यह अपनी जरूरत के हिसाब से। जो उन्होंने देखा तुमने नहीं देखा, और तुमने जो देखा उन्होंने नहीं देखा। अंतर सभ्यता और ज्ञान के अनुभव की ऊंचाई का है। पढ़े लिखे पले बड़े जिन संस्कारों में तुम परिवेश वह तुम्हें सुलभ था, मिला नहीं उन्हें वह सब कुछ, सीख वह उनके लिए दुर्लभ था। नौकरी करने की मजबूरी में टूटती जा रही हैं अनुभव और ज्ञान की सीमाएं, छूट रहा है पुराना सब कुछ केचुल की तरह, परत नहीं उभर रहा, लेकिन आती जा रही जैसे जैसे हमारी उनकी जरूरतें नहीं बदल रही, शायद भूमिका हमारी। करते थे याद लोग पहले वोट के मौसम में, लेकिन आ जाते हैं बेमौसम उन्हें हम याद। और अब सरकार, नेता या हो कोई पार्टी, यूनियन हो या मैनेजमेंट, आते हैं याद हम उन्हें तभी जब होते हैं संकट में। वे कभी तभी दिखती है उन्हें योग्यता और क्षमता हमारी। बचाना हो सरकार या किसी को भेजना हो कठिन दुर्गम विकट स्थानों में नियुक्ति पर पा जाते हैं वहीं पद स्थापना हम। या काम कोई करना हो कुछ कठिनतम, तो हम ही हो जाते हैं तब योग्यतम। काला हांडी रोड तो एक बहाना है, उनकी कुंठा का फूटता एक पटाखा है कि यह जग जाहिर तथ्य है। जब दिखाना हो नीचा अपनी नाकामयाबी का, उतारना हो गुस्सा सफलता का लाभ का, ढूंढना हो के तरीका, या उन्हें अपने बड़े होने का भोगना है सुख, तब यही होता है जो तुम्हारे साथ हुआ है। साथ मेरे यही हुआ था, शायद तुम्हारे दादाजी के साथ भी यही हुआ था। लगता है आने वाली पीढ़ी के साथ भी यही होगा। भेदभाव यह चलता रहेगा, हमें एक और उन्हें 2 आंखों से देखने का काम चलता रहेगा। जहां एक ही स्थिति के लिए आदमी के रंग, गोत्र और जाति देखकर अधिकार और न्याय का मापदंड अलग हो, जहां एक ही स्थिति के लिए आदमी के रंग, गोत्र और जाति देखकर अधिकार और न्याय का मापदंड अलग हो, वहां न्याय की उम्मीद बेकार है। लेकिन संघर्ष करना जरूर है, और बड़ी लकीर को मिटाए बिना बड़ी लकीर खींचने की हुनर सीखनी है। वैसे यह पेट पालने की मजबूरी है। हल कुदाल तीर धनुष छोड़ पढ़े लिखने कहलाने की मजबूरी है। लेकिन जीने के लिए औरों से लड़ने के पहले खुद से लड़ना जरूरी है। अपनी कमजोरी और अपनी अज्ञानता से प्रशांत महासागर जैसे ज्ञान के महासमुद्र में तैरना, और हर बूंद और हर जीव जंतु को पहचानने जैसा कठिन है। वैसे ही अपना जीवन भी, आसपास की दुनिया भी, नौकरी की यह दुनिया भी।
मैनेजमेंट की किताबों में बॉस को सफलता दिलाना या कर देना शुरू कोई उद्यम, यह डिग्री की सही दिशा है। जीवन में मूल सफलता का मूल मंत्र यही है। लेकिन काम तुम करोगे तब भी बुरे माने जाओगे, ईर्ष्या द्वेष के शिकार बनोगे, और हो सकता है जब कभी किसी सभ्य सहकर्मी से आगे बढ़ जाओगे, तर्क कुतर्क से छोटे किए जाओगे। पार पाना इस स्थिति से थोड़ा कठिन है, लेकिन दफ्तर के सारे काम निपटाते तुम्हें खुद से बड़ा करना है। किसी के विरुद्ध कुछ कहने से पहले कुछ बात खुद से कर लेनी जरूरी है। जंगलों पहाड़ों में आंधी से, भीषण बारिश से या खूंखार जंगली जानवरों से लड़ लेना आसान है। बिहड़ में भटक कर पा लेना कोई और राह आसान है, लेकिन आसान नहीं है शहर में सभ्य आदमी से निपट लेना। ऐसे में करना जरूरी है इतना, मन में शक्ति भरना, ऊर्जा भरना, शब्दों की, ज्ञान की, भाषा की ताकत समझना, आत्मविश्वास बनाए रखना। छा जाए निराशा कभी मन में, स्कूल के फाइनल मैच में लगाई अपनी गोल याद रखना। विनायक की अद्भुत कलाकृतियां, संदीप भैया का आत्म संघर्ष का करना स्मरण, जयदीप भैया का समर्थन, प्रोत्साहन, और माँ की झिड़कियां, नाराजगी और प्यार करना याद। सोई अपनी चेतना को जगाए रखना, साल वृक्ष से सीखना, जीने के ढंग, नदियों झरनों से सीखना, आगे बढ़ते रहने का रफ्तार। एकलव्य की तरह बेहतर कर दिखाने की इच्छा शक्ति बनाए रखना और रहना तैयार। आसन हर विकट स्थिति के लिए शिकार पर जाते, हर आहट से सतर्क बाघ की तरह, या आसमान से में उड़ते बड़े बाज की तरह गहरी नदी में तैरती मछली को पहचानना। हर शक्ति हर हालत में अपने तन, मन और दिल में भरना और लगातार भरना। बेटे, कठिन इस डगर पर चलकर ही आगे होना है भविष्य तुम्हारा तय। इसलिए तरह तरह के रास्तों पर चलकर हर प्रकार के संतुलन बनाए रखने की योग्यता तुम्हें हासिल करनी होगी। वास्तविक जीवन की यही है परीक्षा कड़ी, लेकिन आधुनिक जीवन में जंगल पहाड़ के आदमी की है सबसे बड़ी तरासदी। जब छात्र जीवन के बाद जब कविता लिखना की जो दूसरी पाली शुरुआत की, तो जो उस समय पहली कविता जो छपी थी, तो मैं उसे पढ़कर ये अपना कविता पाठ अंत करूँगा। उसके बाद यदि आपकी इच्छा हो सुनना या सवाल हो कुछ, तो आप पूछ सकते हैं। मैं ये छोटी कविता पढ़ता हूँ जो 1988 में छपी थी। जंग लगे तीरों पर नई धार लाने का गीत। तो एक इसमें एक शब्द आएगा जदुर। जदुर एक हमारा नृत्य गीत है, तो उसकी चर्चा है इसमें। जंग लगे तीरों पर नई धार लाने का गीत। तुम्हारे जदुर गीत सुनकर झूमती नहीं है स्वर्ण रेखा, मयूराक्षी, कोयल, कारो और न कन्हर, और ना ही तुम्हारे नगाड़ों, ढोलों, मांदरों की ताल से ताल मिलाकर गाता है दामोदर। क्योंकि इन सारी नदियों के बंध गए हैं हाथ पैर या बंध रहे हैं छड़ सीमेंट की जंजीरों से। ताकती है आशा भरी निगाहों से आज स्वर्ण रेखा, कोयल, कारो, दामोदर, मयूराक्षी तुम्हारे चंद दिनों की ओर, और तुम हो के गिटार की धुन पर मटकार है, कूले ठेकार है पाँव, सबुर के जुलूस में मिलेगा नहीं इससे तुमको कभी आत्मबल, और ना कभी होगा इससे तुम्हें अस्तित्व की ज्ञान। बेहतर है रचो नया कोई गीत जदुर, कैद होती स्वर्ण रेखा, कोयल, कारो, कन्हर, दामोदर के मुक्ति का
स्वयं को जानने पहचानने का और जंग लगे तीरों पर नई धार। ये 4 महीने बोला था तो 2 छोटे प्रश्न है ना, और ये आगे सुनना चाहेंगे सुनाऊंगा मैं सुनता हूँ। अब खींच चला। कल भी बस ले हम सबने कहा था कि नीरज जी आप गीत नहीं गाते। उन्होंने कहा मैं गीत नहीं गाता, सुनता हूँ, लेकिन जब वो गीत उन्होंने गाया तो मुझे लगता है कि वो हम सब में सबसे अच्छा गीत था बस के अंदर। तो हो सकता है कि नीरज जी कविता भी करते हो, लेकिन समस्या ये है कि उन्हें मंच पर कैसे लाया जाए। महादेव ठाकुर जी ने कुछ कविताएं सुनाई। इन कविताएं सुनते हुए भी मुझे एक दूसरी कविता का स्मरण हो आया। जैसे मैडम को सुनते हुए एक दूसरी कवित्री का स्मरण हो आया था। मांदर के संगीत की हम चर्चा कर रहे थे तो तुरंत मुझे ध्यान आया अगे के साथ बीना का। पता नहीं आप में से कितने लोग मुझसे सहमत होंगे, लेकिन मैं इस कविता को उसी के साथ बराबर तराजू में रखना चाहता हूँ। ऐसा अगे के साथ बीना और आपकी ये कविता जिसमें माला के संगीत की चर्चा की गई है, मुझे दोनों में कोई अंतर नहीं लगता। दोनों में एक ही बात कही गई है, जंग लगे तीरों को नई धार देना। यहाँ भी मुझे दूसरी कविता का स्मरण हुआ है, राम की शक्ति पूजा। वहां भी बात की गई है कि शक्ति की नई अवधारणा में रोशनी होगी, क्योंकि जिन लोगों से हमारा सामना है पुराने हथियारों से हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आदिवासियों की प्रतिरोध का इतिहास बहुत लंबा रहा है। साम्राज्यवाद के खिलाफ जिन्होंने पहले बार हथियार उठाए थे वो आदिवासी थे, कोई राजपूत या कोई मराठा नहीं था। और उन्होंने साम्राज्यवादियों को हराया भी था युद्ध के अंदर। उनको इतिहास पता है, वो अच्छे से इसको जानते हैं। लेकिन समस्या वहां पैदा हुई, साम्राज्यवादियों के पास नई तकनीक थी, उनकी रणनीति नई थी, आदिवासियों की तकनीक रणनीति पुरानी पड़ चुकी थी, इसलिए उनको हारना पड़ा। तो आज भी देश के अंदर जो तमाम समस्याएं हैं, देश आदिवासियों की तरफ देखता है और विकल्प वही दे सकते हैं और देने का प्रयास भी वो लोग कर रहे हैं। गांधी जी का जो पूरा सिद्धांत है, हालांकि वो आदिवासी दर्शन के अनुकूल नहीं पड़ता, लेकिन किसी हद तक गांधीवाद को भी आप आदिवासी दर्शन के अंतर्गत ही सार्थक पाते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ पुस्तक का, वो दर्शन भी आपको आदिवासी साहित्य में, आदिवासी जीवन संस्कृति में मिलेगा। कालाहांडी में आदिवासी की नियुक्ति आपने बताया किस तरह से सरकारी नियुक्तियों के अंदर भेदभाव किया जाता है। जब किसी आदिवासी की नियुक्ति की जाती है कहा जाता है ये आरक्षण से आ गया, अयोग्य है, सरकारी मेहमान है। लेकिन जब कठिन से कठिन परिस्थिति में नियुक्ति की बात आती है तब आपके वो तमाम योग्य व्यक्ति आपके सामने नहीं आते। एक दलित, एक आदिवासी, एक उपेक्षित वंचित व्यक्ति ही आपको नजर आता है कि वहां भेजिए, पाकिस्तान की सीमा पर उसे भेजा जाए। क्योंकि मैं राजस्थान से जानता हूं इसलिए मुझे अच्छे से राजपूताना राइफल का इतिहास पता है। राजपूताना राइफल्स का बड़ा भीमा मंडन किया जाता है, लेकिन मित्रों राजपूताना राइफल्स में जो लोग शहीद होते हैं वो राजपूत नहीं होते, वो मेरे भाई गुजर होते हैं या वहां पर कोई दलित होगा या कुछ हम मीनाओं में से जो वहां पर शहीद होते हैं। लेकिन पुरस्कार मिलता है राजपूताना राइफल को, पुरस्कार मिलता है सिख राइफल को, उसमें सिख नहीं होते हैं। तमाम ऊंचे ओहदे जो मिलिट्री के हैं, कुछ गिनी चुनी क्षत्रिय जातियां हैं जिनको ओहदे दे दिए गए हैं, लेकिन लड़ने वाले कोई और होते हैं, मरता कोई और है, पुरस्कार किसी और को मिलता है। तो किसी भी तरह से वो लोग पीछे नहीं है, जरूरत है कि उनको उनका वाजिब स्थान दिलाया जाए। और आदिवासी कविता की क्षमता, उसकी बिल्कुल पुख्ता पहचान आपने बता दी कि ये कविता जो है किसी पहले से बनी बनाई जो लकीर है उसको मिटाने का प्रयास नहीं कर रही है। वो लोग एक दूसरी लकीर खींच रहे हैं जो पहले की लकीर से ज्यादा लंबी होगी और वही उसकी पहचान है।
किसी के ऊपर वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हमारी कविता श्रेष्ठ है, आपकी कविता घटिया है, आपका साहित्य घटिया है। आपका भी अच्छा है, लेकिन आप हमें भी सुनिए। हमारे पास भी कला है, संस्कृति है। तो मित्रों, आपके अगर कोई सवाल हो तो हमारे पास महादेव टोको जी है, निर्मला पुतुल जी है, कृष्ण डाकघोड़े जी हैं, मिहिर भी है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मिहिर सवालों का जवाब बड़े अच्छे से दे सकते हैं। तो आप सबके सामने मंच आमंत्रित है, खुला हुआ है। आपकी कोई भी सवाल वगैरह है, जिज्ञासा है, तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं। महेश, नाम नहीं लेना पड़े, आप खुद सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल जो पूछा जाता है, मैं खुद उस सवाल का जवाब अगर चाहेंगे तो मैं दे सकता हूं। ठीक है, बोलिए, पूछिए आप। सर, मुझे जैसे मैंने एक कविता लिखी थी और फेसबुक पे शेयर किया था आंसू, तो उस पर एक कमेंट आया और लोगों ने सवाल पूछा कि ये बताइए कि कविता में लय कहाँ है, छंद कहाँ है। और मैं कहा, मैं जवाब नहीं दिया। मैं मुक्तिबोध की कई कविताएं का लिंक जो है फेसबुक पे शेयर कर दी और मैंने कहा कि इन कविताओं को पढ़ लीजिए और लय छंद लगता जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल लीजिए। तो सर, मैं इसी में पूछना चाहता हूँ, और मेरे मित्र ही पूछे थे आसपास के जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को समझाने की ये जो कविता आज समकालीन समय में चल रही है वो किस तरीके की है और किस तरह से प्रस्तुत करती है, ये मैं बढ़िया सवाल है। और ये क्या है कि सवाल है कि आप कविता क्यों लिखते हैं। अरे कोई कविता लिखते हैं, आप कविता क्यों लिखते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कविता क्यों लिखा और क्या क्या सवाल खड़े किए गए, तो वो बताऊंगा तो शायद उसके माध्यम से आपका वो उत्तर आपको मिल जाएगा। मैं कविता इसलिए लिखना शुरू किया क्योंकि जब मैं बचपन में जब पत्रिकाएं पढ़ता था, रांची में था, तो वहाँ पर मैं देखता था कि बहुत सारी पत्रिकाएं प्रकाशित होते थे, अखबार प्रकाशित होते थे, लेकिन वहाँ किसी ट्राइबल के नाम नहीं होते थे। लेकिन हमारे स्कूलों में हिंदी के शिक्षक कई ट्राइबल होते थे, तो वो लिखते नहीं थे। तो मेरे मन में सवाल पैदा हुआ कि भाई ये ट्राइबल शिक्षक हैं, अच्छी हिंदी जानते हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन इनकी कुछ भी लिखा हुआ इनका क्यों नहीं छपता है, ये मेरे मन सवाल है। तो फिर मैंने कुछ लिखना शुरू किया और अपने टीनेज में कुछ लिखा। तो लिख कर कुछ जगह देगा, जैसा कि परंपरा शुरुआत मेरे पास रचनाएँ लौट गए। लोगों ने पूछा कि कैसे कविता लिखते हो, क्या कर रहे हो। तो फिर मैंने कविताओं के बारे में सोचना समझना शुरू किया अपने ढंग से, और उसमें तब मुझे लगा कि यदि जो एक कवि अपने परिवेश के बारे में यदि ईमानदार है, जो भोग रहा है, देख रहा है, जो दुख दर्द तकलीफ देख रहा है, उसे वह लिखे तो वो सार्थक होगा। ये मेरे मन में उस समय स्पष्ट हुई। और उसी समय मैं करीब 12वीं या इंटर में पढ़ता था, तभी से मैंने साहित्य में आदिवासी परिवेश की चर्चा करने लगा था। तो लोग मेरे मित्र जो होते थे वो मुझे बोलते थे, अरे यार ऐसा थोड़ी होगा, साहित्य में क्या तुम भी सब झारखंड वालों की तरह अलग प्रांत चला निकला, साहित्य में भी अलग ये धारा डालने वाली बात। मेरी उम्र उसमें बहुत कम थी और ये मैं समझ नहीं पाता था। लेकिन ये ऐसी बात कहा जाता क्योंकि मैंने बचपन में मैं पढ़ा था साहित्य समाज का दर्पण है। मैंने अपने वक्तव्य में भी लिखता हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसा मुझे पढ़ाया गया। तो मेरे सवाल हमेशा मैं पूछता था कि इस दर्पण में मैं कहाँ हूँ, मेरी तस्वीर कहाँ है। बस मेरा यही सवाल था। और ये सवाल लेकर मैं अपने तमाम विद्वज्जनों के पास गया और उनसे पूछा कि अरे तो नहीं है तो तुम बनाने की कोशिश करो, तुम लिखो, कुछ बनाओ, लिखो। और उसी ने मुझे हिम्मत दी कि मैं लिखूं। और इसीलिए मैंने अपने परिवेश या जो अपने दुख तकलीफ जो कुछ भी है उसको मैंने अपने हिसाब से समझने की कोशिश की। हालांकि उसके बाद पापी पेट का सवाल था, इसलिए मैंने भी नौकरी कर ली। जितना लिखना चाहा था उतना लिखा नहीं, उतना छपा नहीं, ये अलग बात है। लेकिन कविता मेरे लिए ऐसा था, एक डायरी की तरह था, या अपने
एक संघर्ष का एक मेरे लिए माध्यम था। खुद निराशा हताशा के समय में अपने आप को रिचार्ज करने जैसा एक माध्यम रहा कविता का। इसीलिए जितने भी कुछ भी ये मेरे कविता में जो भी घटनाएं या कुछ भी हैं, और लगभग कुछ चीज़ें हैं वास्तविक घटनाओं से हैं, और ये काला हांडे पे इसमें एक दो शब्द के सिवा कुछ भी मतलब क्या बोलूँ, जो भी कुछ है उसमें मैंने झेला था उसी को मैंने यहाँ लिखा है। तो उस समय की जो स्थिति थी, उस तो लंबी कविता और छोटी कविता का मैं बारे में एक चीज़ बता दूँ कि मेरे एक मित्र थे राजीव रंजन जी, तो वो उनसे मेरी हमेशा चर्चा होती थी, और वो हमेशा कहते थे कि ये कविता को ऐसा होना चाहिए कि कविता में कुछ उपन्यास जैसा चीज़ आए लेकिन कविता पेन भी रहे, और उपन्यास तब सार्थक हो कि उसमें कुछ कविता पेन आए। ऐसा वो बार बार हम लोग कॉलेज में जब पढ़ते थे उस समय कहा करते थे। शायद वो कुछ बातें मेरी संभवतः कुछ कविताओं आई होंगी, इसलिए मैंने दो छोटी और दो लंबी कविताएँ सुनाया। मैं बहुत ज़्यादा कविताएँ सुनाने का अवसर नहीं पाया हूँ, कभी सुनाता हूँ बहुत संकोच के साथ मैं सुनाता हूँ, है ना। तो खैर, तो ये जो कविताएं अब इसमें जैसे कि मैंने जब लिखना शुरू किया तो जो सवाल आपके पास किए गए वही सवाल मुझसे भी किए गए, तो भाई इसमें छंद लय ये सब कहाँ है, वही सवाल मुझसे भी किया गया। तो मैंने ठीक है नहीं है, लेकिन उसमें लय तो है, कहीं तो कुछ तो है। ये कविता एक आपको एक नई अनुभूति देता है, एक नई दृष्टि देता है, एक अनदेखे दुनिया से परिचय कराने का एक माध्यम है। तो आप उस नजरिए से देखिए तो ये कविता के जो महत्व है वो आपको स्पष्ट होगी, और वो उस सोच ने मुझे फिर से ऊर्जा दी कि मैं कविताएं लिखना जारी रखूं। क्योंकि पिछले कुछ समय में 5-6 साल मैंने कविताएं लिखना इसी सवाल से जूझने के कारण मैंने छोड़ दिया था, लेकिन जब फिर एहसास हुआ कि नहीं, मुझे ये अपना कवि कर्म का जो धर्म है, जो कर्तव्य है, मुझे निभाना चाहिए। तो मैंने लिखा कि नहीं, हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जो जंगल की बातें हैं, जो जमीन की बातें हैं, जमीर की बातें हैं, वो अनकही रह जाएंगी यदि मैं नहीं लिखूंगा। तो जब मुझे ये एहसास हुआ तो मैंने फिर से आदिवासी परिवेश में जाकर लिखना शुरू किया, लिख रहा हूँ, आगे भी लिखूंगा, और आप जैसे दोस्त लोग लिखेंगे, और वो कभी अगर निराश होंगे या कुछ ऐसी बातें आएंगी तो मैं उनको फिर यही बात कहूँगा, यही दोहराऊंगा कि भाई आपको भी लिखना चाहिए। इसीलिए विद्यार्थियों के हित के लिए मैं एक प्रश्न करना चाहूँगी, जानना चाहेंगे, और ये कई बार ये प्रश्न उठता भी है, सभी से ही प्रश्न नहीं है, मैं चर्चा के लिए मुद्दा मैं चाहती हूँ उठाना कि जैसे बात होती है कि हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, और प्रगति की अवधारणा के अंतर्गत एक यूनिफॉर्मिटी जो हम लोगों में आ गई कि सब हम एक प्लेटफॉर्म में एक ही तरह के हो रहे हैं। तो इस संदर्भ में आज के संदर्भ में जो हमारी पहचान है, यदि हम उसको किस प्रकार देखेंगे कि हम चाहेंगे कि वो कहीं पहले के स्वरूप को हम वापस उसी तरह से जानना चाहेंगे तो हमारी पहचान बनेगी, या हमारे बाहरी आवरण के जो विजिबिलिटी जैसे हम कहते हैं, दृश्य जो अपने आहार, आचार, व्यवहार, जो सारी चीज़ें हैं उसको आप लेंगे, तो क्या हम कहीं हम शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ शायद हम में मैं और आप अलग हो जाएंगे। तो वहाँ कैसे जैसे आपका जो संघर्ष कई लेवल्स पे चल रहा है, जो कल्चरल है और जो पॉलिटिकल है, तो जो कला या आचार हम अक्सर म्यूजियम्स बनते हुए देखते हैं, ट्रैवल म्यूजियम्स या एग्जिबिट्स की तरह जैसे